So very good afternoon all. वेलकम टू बीएससी इंस्टीट्यूट। आज हम लोग हमारी एमसीक्यू सीरीज का सेशन नंबर 12 करने जा रहे हैं, जिसमें हमने कल मौर्य काल के बारे में पढ़ा या मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ा। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, मौर्य उत्तर काल के बारे में या पोस्ट मौर्यन पीरियड्स के बारे में रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज हैं वो आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चले स्टार्ट करें हमारा पहले क्वेश्चन से। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या देके रखा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड द मार्क द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से कौन सा जो हमारा स्टेटमेंट है वो सही है, उसको हमको मार्क करना है। तो सबसे पहला हमारा जो ऑप्शन है वो क्या, मतलब पहला पॉइंट क्या देके रखा है, चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड मियंडर। चंद्रगुप्त मौर्य ने मिरेंडर को हराया था। तो इसके बाद हमारा क्या देके रखा है, वीमा कैडफिसेस ने देवपुत्र की उपाधि धारण की जो कि चीनी सम्राट स्वर्गपुला की उपाधि से प्रेरित थी। ठीक है, हमारा तीसरा क्या ऑप्शन है कि जो प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने की थी। ठीक है, तो इनमें से तीनों में से कौन कौन से ऑप्शन जो हमारे पॉइंट है वो सही है, बताइए सभी। तो आंसर आना शुरू हो गया, डी बता रहे हैं सब लोग। ठीक है, सब लोगों को पता है या तुक्का मार रहे हो सब लोग। अब देखो, अगर हमको यहाँ पे एलिमिनेशन करता है तो एलिमिनेशन के हिसाब से हमारा अगर पहला आप पॉइंट देखो तो पहला पॉइंट ही क्या है, गलत है। ठीक है, चंद्रगुप्त ने मेयंडर को नहीं हराया था, तो इसको हम क्रॉस कर सकते हैं, मतलब कि जो पहला पॉइंट है वो हमारा गलत हो गया। तो ये हमारे बाकी के दो ऑप्शन, अगर इसमें से हम लोग ऑप्शन चूज करने की कोशिश करें तो ये वाला क्या हो गया, ठीक है, ऑल दी, मतलब कि तीनों सही थे, तो पहला तो सही है नहीं, तो ये वाला भी क्या हो गया हमारा, एलिमिनेट हो गया। अब दो ऑप्शन बचे हैं, अब दोनों ऑप्शन के लिए हमको पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो पहले सेकंड पॉइंट को हम लोग पढ़े, तो सेकंड पॉइंट में क्या देखे रखा है, वीमा किटफिसेस ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी जो कि चीनी सम्राट स्वर्गपुला की उपाधि से पीड़ित थी। ये हमको ऑप्शन सही दिख रहा है, क्योंकि बताया था कि जो हमारा बोल सकते हैं कि जो वो किट फेसेस थे उन्होंने देवपुत्र की उपाधि ली थी। देवपुत्र क्यों बुलाया जाता था, उनको लगता था कि वो भगवान के जैसे हैं, इसलिए उन्होंने अपने वंशज के लोगों को क्या बुला के रखा था, देवपुत्र की क्या देके रखी थी, उपाधि देके रखी थी। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। फिर तीसरी अगर हम बात करें तो प्रयाग प्रशिष्टि की बताया था मैंने, तो प्रयाग प्रशिष्टि में किसके बारे में, मतलब कि उसको किसने लिखा था, चंद्रगुप्त, वो समुद्रगुप्त के जो बोल सकते कि जो हमारे पोएट थे या कोर्ट पोएट थे, जिनको क्या बोला जाता था, दरबारी कवि बोला जाता था, जिनका नाम क्या था, हरिसेन थे, उन्होंने की थी। मतलब कि प्रयाग प्रशिष्टि किसने बनवाई, किसके द्वारा बनवाई गई थी, समुद्रगुप्त के द्वारा। और किसके मतलब बनाई किसने थी, हरिसेन ने बनवाई थी। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, प्रयाग प्रशिष्टि किसने बनवाई थी, हरिसेन ने बनवाई थी, किसके कहने पे बनवाई थी, तो समुद्रगुप्त के बोलने पे करवाई थी। तो हमारा कौन सा सही, सेकंड और थर्ड सही हो गए, तो हमारा जो डी है वो सही है। क्लियर है। तो अगर आपको कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा तो सबसे पहले उस स्टेटमेंट को देखो जो कि आपको आता है, फिर इसके बाद ऑप्शंस को चेक कर सकते हो, तो वहां पे एलिमिनेशन वाली चीजें आपको दिख जाएंगी। अगर एलिमिनेट हो जाए तो आपकी किस्मत है, नहीं तो फिर आपको बाकी के ऑप्शन को भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने चीजें क्लियर कर ली कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मेंढर को हराया, ये गलत बोल सकते स्टेटमेंट था। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो वीमा, जो कैट फेसेस थे, जो कि बोल सकते हैं कुषाण एम्पायर जिन्होंने शुरू करा था, तो उनने एक उपाधि ली थी जिनका नाम, जिसको किस नाम से बुलाया गया था, देवपुत्र के नाम से। वो किससे किससे ली थी उन्होंने उपाधि, किससे प्रेरित होके, चीनी सम्राट स्वर्गपुला से। और वहीं पे अगर बात करें तो प्रयाग प्रशिष्टि की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने ही की थी। क्लियर है सबको। नेक्स्ट पे देखें, चलिए, किस यूनानी शासक ने द्विभाषा सिक्के जारी किए थे, विच ग्रीक रूलर इशूड बाइलिंगुअल कॉइन्स। बाइलिंगुअल मतलब कि बोल सकते हैं कि द्विभाषा की, मतलब जो कॉइन थे उन पे दो भाषा लिखी हुई थी, या दोनों तरफ भी चित्र थे और दो भाषा उस पे कॉइन पे लिखी रहती थी। वो किस यूनानी शासक के टाइम पे हमको देखने को मिले। वॉइस क्लियर नहीं है।
तो कोई सी बता रहा है, कोई बी बता रहा है। ज्यादातर लोग बी में और सी में हमारे कंफ्यूज है, तो हमारा सही आंसर क्या है? सेकंड वन। ठीक है, किसने किया था? डेमेटियस ने उस टाइम पे किस तरीके के सिक्के बनाए थे? द्विभाषी सिक्के को क्या किया था? जारी किया था या इशू किया था। ठीक है, किसने किया था? डेमेटियस ने। नेक्स्ट देखो, विच इंस्क्रिप्शन टेल्स अबाउट द वेरियस अचीवमेंट्स ऑफ द रुद्रदामन। रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों के बारे में कौन सा शिलालेख बताता है? रुद्रदामन फर्स्ट के बारे में कौन सा शिलालेख बताता है भैया? तो लोग जूनागढ़ बता रहे हैं या ए बता रहे हैं? तो कौन बताता है? हमारा जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन बताता है, जो हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में किसके बारे में भी बताया गया है? हमारे चंद्रगुप्त, वो सॉरी, रुद्रदामन वस्त के बारे में भी बताया गया। तो हमने उसमें बताया था कि वो जो बोल सकते हैं कि जो सुदर्शन लेक का उसमें उल्लेख है, सुदर्शन लेक का निर्माण किसने किया था? तो उसमें उसका उल्लेख भी दिया गया है। निर्माण तो हमको पता है कि पुष्पगुप्त ने किया था, पर वहीं पे उसकी मरम्मत किसने कराई थी? तो मरम्मत किसने करवाई थी? बोल सकते हो कि हमारे रुद्रदामन फर्स्ट ने कराई थी। इसलिए उनका उल्लेख भी कहां पे, किस शिलालेख में हमको देखने को मिलता है? जूनागढ़ शिलालेख में देखने को मिलता है। अब यहां से हमारे, इसलिए मैंने वो चीज क्लियर नहीं की थी। अब याद रखना, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में यह भी बताया गया है कि किसने बनवाया था। ठीक है, निर्माण किया था, और पूर्ण निर्माण किसने किया था? तो याद रखना, पुष्पगुप्त ने किया था। किसके कहने पे किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पे किया था। पर उसकी मरम्मत किसने करवाई थी? तो रुद्रदामन फर्स्ट ने कराई थी। ठीक है, और इन सब का साक्ष्य हमको किस शिलालेख पे देखने को मिलता है? तो जूनागढ़ शिलालेख में देखने को मिलता है। तो याद रखना, निर्माण अलग चीज है और उसकी मरम्मत कराना, या बोल सकते हो कि उसको रिपेयर कराना, अलग चीज है। तो हमारे बोल सकते हैं कि रुद्रदामन वन ने वो सुदर्शन लेक की रिपेयर किया था, मरम्मत की थी, बनवाया नहीं था। क्लियर है? यहां से दो क्वेश्चन बन सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। निर्माण और पूर्ण निर्माण अलग चीज है, और मरम्मत और बोल सकते हो कि हमारा कि उसको रिपेयर कराना अलग चीज है। यहां से दो क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, मैच द फॉलोइंग। तो इसमें हमको मैच करना है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हैं ज्यादा। मिला ये सब? इसके लिए टाइम दे रहा हूं मैं, सोच के आप कमेंट करो सभी। कोई थ्री का बता रहा है, थ्री का डी है। ठीक है, चलो एक आंसर मिल गया हम लोगों को। फर्स्ट का सी बता रहे। नहीं भैया, ये गलत है। अभी तक एक ही आंसर हमको सही मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो। यहाँ पे अगर मैं परम भगत की बात करूं, तो ये किससे रिलेटेड है? विष्णु भगवान से रिलेटेड, या बोल सकते हैं कि भागवत रिलीजन से रिलेटेड है। भागवत रिलीजन में हम लोगों का उसका साक्ष्य किसमें देखने को मिलता है? गरुड़ स्तंभ जो है, जो गरुड़ पिलर है, उसमें हमको उसका साक्ष्य देखने को मिलता है। और वो चीज हमको किसमें बताई गई है? किसने बताई थी? हीलियोडोरस ने बताई थी। ठीक है, जो हमारा बोल सकते हैं गरुड़ स्तंभ में किसका प्रमाण देके रखा है? परम भागवत का। और परम भागवत के साथ में किसका नाम जोड़ा जाता है? हीलियोडोरस का। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो परम भागवत किससे रिलेटेड है? हमारा हीलियोडोरस से। ठीक है, अगर परम भागवत की बात करो, तो ये किस रिलीजन से रिलेटेड है? भागवत रिलीजन से रिलेटेड है, जो विष्णु भगवान को पूछते थे, उस धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, फिर इसके बाद हम किसकी बात करते हैं? डेमेटियस की। तो डेमेटियस के बारे में हम लोगों को क्या पता है यहाँ पे?
चलो यहाँ पे एक और जो अभी किसी ने आंसर किया था उसको देख लेते हैं पहले। विमा कैटेफेसिस की बात करूं मैं, जो विमा कैटेफेसिस है वो किस बोल सकते हो वंश को बिलोंग करते हैं, किस एम्पायर को बिलोंग करते हैं? कुशन एम्पायर को। और कुशन एम्पायर की उस टाइम पे कैपिटल क्या थी? ठीक है, पेशावर जो आज के टाइम पे बोलते हैं, पर उस टाइम पे क्या बोला जाता था? पुरुषपुर बोला जाता था। ठीक है, तो ये जो आपका बोल सकते हैं ये किससे रिलेटेड हो गया? डी से। क्लियर हुआ यहाँ पे? फिर इसके बाद हम किसकी बात करते हैं? हमारे अगर शाक की बात करोगे तो हमने वहां पे देखा कि उनके जो कॉइन होते थे उन कॉइन पे किसकी इमेज देखने को मिली है हमको? बुद्ध की और शिव की। ये चीज क्लियर हुई। और लास्ट हमारा क्या हो गया? डिमेटियस का। तो डिमेटियस को किसने डिफीट किया था? पुष्पमित्र शुंग ने। क्लियर हो गया? तो अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो शाक्य की बात करें तो शाक्य ने क्या किया था? उनके सिक्कों पे हमको किसकी इमेज देखने को मिलती है? बुद्ध की और शिव की छवि देखने को मिलती है। हेलियोडोरस की बात करो तो हेलियोडोरस किससे रिलेटेड है? परम भागवत से। यह परम भागवत जो है हमको किसमें देखने को मिलती है? गरुड़ स्तंभ जो है, ठीक है, गरुड़ जो बोल सकते हैं कि जो पिलर है उस पे हमको उसका उल्लेख देखने को मिलता है जिसमें हेलियोडोरस का नाम लिखा गया। साथ में फिर इसकी बात करें, फिर वीना कैटेफेसिस की बात करूं तो उसको हमने देखा कि जो वो किस एम्पायर से बिलोंग करते थे? तो कुशन एम्पायर से बिलोंग करते थे। और कुशन एम्पायर की जो राजधानी थी या कैपिटल थी वो कौन सी थी? पुरुषपुर, या जिसको आज के टाइम पे क्या बोला जाता है? पेशावर बोला जाता है। फिर यहीं पे हम डेमेटियस की बात करें तो डेमेटियस को किसने डिफीट किया था? पुष्पमित्र शुंग ने। क्लियर हो गया? तो यहां से हमारे 4-5 क्वेश्चन क्रिएट हो गए। तो ध्यान से ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना इसको। क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच कुशन किंग द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड? किस कुशन राजा के शासन काल में चौथी बुद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? ये किया है हम लोगों ने पहले क्लासेस में। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में बताया था मैंने। चौथे का पता करना है किसके बोल सकते हैं कि शासन काल में हुई थी। तो सब लोग क्या बता रहे हैं? मैंने अभी पूछा भी नहीं है, सब लोग आंसर भी करने मतलब उसके आगे का भी बताने लगे। तो किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो किसी को पहले से पता था कि मैं आगे क्या पूछने वाला हूं। तो अगर इसकी बात करूं फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की, तो वो कहां पर हुई थी ये बताया था मैंने, तो उसका कमेंट पहले ही आ गया है। ठीक है, तो कुंडलवन कश्मीर में हमने देखा था। वो जो बोल सकते सही थी कहां पर हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और उसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र उस टाइम के उनके अध्यक्ष थे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के। ठीक है, अश्व घोष बोल सकते कि उपाध्यक्ष थे और जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे। क्लियर है यहाँ पे? और वो याद हो तो मैंने निमोनिक भी बताया था उसको याद करने का। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। भारत के सोने के सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक कौन था? भारत में, सॉरी, हु वॉज द फर्स्ट रूलर इन इंडिया टू इशू द गोल्ड कॉइन? सोने के सिक्के किसने जारी किए थे भारत में? तो सब लोग ए आंसर कर रहे हैं, तो हमारा सही आंसर क्या है? इंडो ग्रीक। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो इंडो ग्रीक्स थे। पर उनको ज्यादा मतलब कि ज्यादा बड़े लेवल पे या बहुत सारे एक साथ यूज किस एम्पायर ने किए थे? तो कुशन एम्पायर के टाइम पे बहुत सारे सोने के सिक्के इस्तेमाल किए जाते थे। ठीक है, तो यहां से याद रखना 2 क्वेश्चन के बारे में कि अगर किसके बारे में करें कि प्रथम शासक कौन था जिसने भारत में सोने के सिक्के इस्तेमाल किए थे, तो वो कौन थे? इंडो यूनानी लोग थे या इंडो ग्रीक लोग थे। वो किसके लिए काम कर मतलब किसके लिए उन्होंने उस टाइम पे सोने के सिक्के यूज किए थे? व्यापार के लिए, क्योंकि उस टाइम पे वो व्यापार करते थे और व्यापार में कुछ ना कुछ करेंसी तो उनको यूज करनी पड़ेगी, तो उस करेंसी के रूप में उन्होंने सोने के सिक्के इस्तेमाल किए थे। ठीक है, पर उनको बड़े लेवल पे या बहुत सारे सिक्कों का इस्तेमाल किस एम्पायर ने यूज किया था? तो कुशन एम्पायर के लोगों ने बहुत सारे सिक्कों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, या बड़े लेवल पे या बड़े एक्सटेंट पे उसको यूज करना स्टार्ट किया था। क्लियर है? तो यहां से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, शाक सवत की शुरुआत किसने की थी? हु वॉज
व्हेन वाज शक संवत इनिशिएटेड? शाक शानवत एक तरीके से बोल सकते हो कि कैलेंडर था हमारा, कि उस टाइम पे एक कैलेंडर इशू किया गया था जीत के महोत्सव में, तो वो किस टाइम पे किया गया था? तो ज्यादातर लोग क्या बता रहे हैं, 78 एडी में किया गया था। ठीक है, एक बोल सकते हो कि जो विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी थे, जो उत्तराधिकारी बने होंगे, उनको बोल सकते हैं कि शाक लोगों ने हराया था, तो उसकी खुशी में शाक लोगों ने एक कैलेंडर बनाया था, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शाक सांवत। ठीक है, और किस टाइम पे बनाया गया था, 78 एडी में बनाया गया था। इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन, विक्रम संवत की शुरुआत कब की गई थी, व्हेन वाज द विक्रम संवत स्टार्टेड? तो वैसे ही जैसे हमने शाक के बारे में पढ़ा, वैसे ही विक्रम संवत कब बनाया गया था? लोगों के आंसर आने लगे बी। कब बनाया गया था? 57 बीसी में। नेक्स्ट देख लो, अश्वघोष किसके समकालीन थे? अश्वघोष वॉज कंटेम्पररी ऑफ, किसके कंटेम्पररी थे या समकालीन थे अश्वघोष की बात करें तो? तो सब लोग बता रहे किसके समकालीन थे, कनिष्क के। ठीक है, अगर कनिष्क की बात करूं तो वो उस टाइम के क्या थे, उनके कोर्ट पोएट थे। ठीक है, उनके दरबार के क्या थे, कवि थे। किसके दरबार के कवि थे, कनिष्क के दरबार के कवि थे। कौन थे, अश्वघोष। ठीक है, तो अश्वघोष किसके समकालीन थे, हमारे कनिष्क के। अगर इनकी बात करूं तो हम बोल सकते हैं कि इनकी 3 रचनाएं हैं जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, पहली रचना का नाम क्या है हमारा, सौंदर्य आनंद। ठीक है, पहली रचना का नाम क्या है, सौंदर्य आनंद। दूसरी रचना का नाम क्या है हमारा, बुद्ध चरित। ठीक है, और तीसरी का नाम क्या है हमारा, सरीपुत्र परिकरण। ठीक है, तीसरी का नाम क्या है, सरीपुत्र परिकरण। उनकी 3 रचिताओं का नाम है। पहला हमारा कौन सा नाम है, सौंदर्य आनंद, दूसरा हमारा बुद्ध चरित, और तीसरा सरीपुत्र हमारा परिकरण। ठीक है, ये 3 रचनाएं किसने की थी, अश्वघोष ने करी थी। पहला हमारा है सौंदर्य आनंद। ठीक है, दूसरे हमारे कौन से, बुद्ध चरित, और इसके बाद तीसरी की बात करूं तो सरीपुत्र परिकरण। ठीक है, ये 3 बोल सकते हैं कि किताबें जो किसने अब लिखी थी, हमारे अश्वघोष ने लिखी थी। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन से कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है? अब यहां पे नहीं का शब्द यूज हो रहा है। Which one of the following is not associated with the court of कनिष्क? एक तो अभी हाल ही कराया हमने, एक ऑप्शन तो आपका पहले से ही कट गया। तो ज्यादातर लोग क्या बता रहे हैं, डी बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज देख लेते हैं यहाँ पे, अश्वघोष तो नहीं थे, क्योंकि अभी देखा तो वो तो किसके कोर्ट पोएट थे हमारे, मतलब कि वो कनिष्क के कोर्ट पोएट थे। क्या थे, हमारे कवि थे उनके दरबार के। ठीक है, फिर वहीं पे अगर चरक की बात करूं तो वो क्या थे हमारे, वहां पे कोर्ट फिजिशियन थे या चिकित्सक थे। किसके दरबार के, कनिष्क के दरबार के। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। नागार्जुन भी उनके दरबार में बैठते थे। बस हमारे कौन से बचे, पतंजलि। तो पतंजलि बोल सकते हो कि हमारे किससे रिलेटेड नहीं थे, कनिष्क से रिलेटेड नहीं थे। ठीक है, पतंजलि कौन नहीं थे, कनिष्क के टाइम से रिलेटेड नहीं थे। वो किस एम्पायर को बिलोंग करते थे, किसके समकालीन थे, तो शुंग के टाइम के समकालीन थे। जो शुंग वंश था वो उनके समकालीन थे, ये चीज याद रखना। पतंजलि जो थे वो किसके समकालीन थे, शुंग एम्पायर के या शुंग वंश के। क्लियर हुआ? तो अगर हम बात करें तो हमारे कनिष्क के दरबार में अश्वघोष भी थे, चरक भी थे, और नागार्जुन भी थे। बस पतंजलि नहीं थे। पतंजलि किसके समकालीन थे, किस वंश के, शुंग के। ये चीज याद रखना। और अगर पतंजलि की बात करूं तो पतंजलि ने एक, मतलब एक बोल सकते किताब की रचना की है, उसका नाम क्या है,
महाभाष्य। ठीक है, तो वो बोल सकते हैं पतंजलि ने किसकी रचना की है? महाभाष्य की, जिसमें व्याकरण के बारे में बताया गया। और दूसरा योग सूत्र के बारे में भी देख सकते हो, योग के बारे में जो उन्होंने बताया, वो दूसरी किताब भी उनकी किस नाम से? योग सूत्र के नाम से, जिसमें उन्होंने योगा के बारे में बताया है। ठीक है, दो हो गई, महाभाष्य जिसमें व्याकरण बताई है, और दूसरा योग सूत्र जिसमें योगा के बारे में बताया गया। नेक्स्ट देखो, नानाघाट इंस्क्रिप्शन इशूड बाय नागामिका डिस्क्राइब द विक्ट्रीज ऑफ विच किंग। नागमिता द्वारा जारी नानाघाट अभिलेख में किस राजा की विजय का वर्णन है? देखो यहाँ पे थोड़ी सी अब कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बहुत सी बुकों में यहाँ पे अलग अलग वो हिसाब से आपको बता के रखा है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना ये चीज को। बहुत से लोग गौतमी पुत्र सतकर्णी बता रहे हैं, पर इसका सही आंसर क्या है? श्री सतकर्णी प्रथम। ठीक है, इसको आप अगर देखोगे तो दो तीन किताबों में आपके श्री सतकर्णी प्रथम के बारे में ही बताया गया है, गौतमी पुत्र सतकर्णी नहीं बताया गया है। ये चीज क्लियर हो गई? क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो नागमिता है, नागमिका किसकी वाइफ है? सतकर्णा, मतलब सतकर्णी फर्स्ट की वाइफ है। उन्हीं ने ही क्या बनवाया था? नानाघाट इंस्क्रिप्शन या नानाघाट अभिलेख बनवाया था। ठीक है, तो उसमें किसके बारे में बताया गया था? उनके पति की जितनी भी विजय थी उनके बारे में बताया गया था। और उनके पति कौन थे? हमारे श्री सतकर्णी फर्स्ट थे। ठीक है, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी अलग है और श्री सतकर्णी प्रथम अलग है, ये चीज याद रखना। ठीक है, और नानाघाट इंस्क्रिप्शन की बात करो, जो कि किसने बनवाई थी? नागमिका ने बनवाई थी। उसमें किसकी विक्ट्री के बारे में, किसकी विजय के बारे में बताया गया है? सतकर्णी प्रथम के बारे में। क्यों? क्योंकि जो नागमिका थी वो किसकी पत्नी थी? सतकर्णी वन की। ठीक है, इसको कंफ्यूज मत होना गौतमी पुत्र सतकर्णी और सतकर्णी प्रथम से। ये सतकर्णी प्रथम अलग है, गौतमी पुत्र इसके बाद, मतलब सतकर्णी, वो क्या कहते हैं, सतकर्णी वन के बाद सतकर्णी टू आए थे, फिर इसके बाद आते गौतमी पुत्र सतकर्णी। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर इज स्टार्टेड एज अ प्रोटेक्टर ऑफ वर्ण सिस्टम। निम्नलिखित में से किस शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? अब यहाँ पे भी कॉन्ट्रोवर्शियल है, बहुत सारी बुकों में दो अलग अलग आंसर देके रखे हैं यहाँ पे। अभी आप अपने हिसाब से बताइए आंसर। तो ज्यादातर लोग क्या बता रहे हैं? गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो हमारा सही आंसर क्या है? गौतमी पुत्र सतकर्णी। अब बहुत सी बुकों में देखोगे या आप गूगल पे देखोगे तो वहां पे पुष्पमित्र शुंग को भी बताया गया है, क्या कि जो वर्ण सिस्टम के प्रोटेक्टर थे, या बोल सकते हैं वर्ण व्यवस्था के रक्षक के नाम से पुष्पमित्र शुंग को भी बोला गया है बहुत सी जगह। ठीक है, पर उसमें हम बोल सकते हैं कि वो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, पर एक्चुअल में देखोगे तो हमारे वर्ण सिस्टम, वर्ण व्यवस्था के रक्षक कौन को बोला गया है? गौतमी पुत्र सतकर्णी को। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने किस चीज को बैन कर दिया था? किस चीज पे, मतलब अभिवेक लगा दिया था? इंटरकास्ट मैरिज पे। ठीक है, जो चार वर्ण के लोग थे, वो चार वर्णों के लोग एक दूसरे के वर्ण में शादी नहीं कर सकते थे। इस चीज को बैन किसने किया था? गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। ठीक है, तो इससे हमको यह समझ में आता है कि वो वर्ण सिस्टम के क्या कहलाते थे? रक्षक कहलाए जाते थे या प्रोटेक्टर कहे जाते थे। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे अगर हम साक्ष्य की बात करें तो गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में हमको यह पता चलता है कि उनके शासनकाल में किसको बैन कर दिया गया था? इंटरकास्ट मैरिज को। ठीक है, दूसरे धर्म में बोल सकते, दूसरे वर्ण में कोई भी एक दूसरे के वर्ण में शादी नहीं कर सकते थे लोग। ठीक है, एक वर्ण का लोग है वो उसी वर्ण के लोगों के साथ शादी करेंगे, दूसरे वर्ण में शादी नहीं की जा सकती। इसको बैन किसने किया था? ठीक है, हमारे गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। क्लियर है यहाँ पे? और बहुत सी बुकों में आपके बोल सकते तो पुष्पमित्र शुंग के बारे में भी बताया गया है, आप देखो तो। नेक्स्ट देखो, हु वॉज द फॉलोइंग किंग वॉज ऑल्सो रिफर्ड एज द लॉर्ड ऑफ दक्षिण पद। की निम्नलिखित में से किस राजा को दक्षिण पद का स्वामी भी कहा जाता था?
अब यहाँ पे भी वही क्वेश्चन आ रहा है। तो हमारा सही आंसर क्या है? सभी लोग गलत आंसर दे रहे हो। श्री सतकर्णी प्रथम को दक्षिण का स्वामी कहा जाता था। ठीक है, अब इसका आप मेरे से पूछो कि कहाँ पे वितरण देके रखा है, तो अभी हमने नाना घाट इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा है। ठीक है, नाना घाट इंस्क्रिप्शन में किसके बारे में बताया गया है? श्री सतकर्णी प्रथम के बारे में बताया गया है कि उन्होंने सब पे विजय मतलब कि जो दक्षिण पथ, दक्षिण के जितने भी बोल सकते हैं राज्य थे उन पे विजय प्राप्त की थी। इसी के कारण उनको क्या बोला गया है? दक्षिण पथ का स्वामी कहा गया है। और इसका साक्ष्य हमको कहां पे देखने को मिलता है? किस अभिलेख में देखने को मिलता है? तो नाना घाट अभिलेख में हमको इसका वितरण देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि किसने बनवाया था? नागमिका ने बनवाया था। जो नागमिका कौन थी? इनकी वाइफ थी, इनकी पत्नी थी। क्लियर है? तो जो ए आपका गौतमी पुत्र सतकर्णी है वो आंसर नहीं है। और यही चीज भी याद रखना, गौतमी पुत्र सतकर्णी और सतकर्णी प्रथम, श्री सतकर्णी प्रथम अलग अलग है। क्लियर हो गया? डाउट है? नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस शासक पर त्रिशूल और बैल के रूप में शिव धारण किए हुए सिक्के को दर्शाया गया है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स कॉइन शिव होल्डिंग एंड ट्रेडेंट एंड द बुल आर शोन? कि किसने अपने कॉइन पे बोल सकते हो कि बोल सकते शिव के जो त्रिशूल है और उसको बुल को बनवाया था? इसका सब आंसर गलत बता रहे हो। इस किसने बनवाया था? बीमा कैट फेसिस ने बनवाया था। ठीक है, कि अगर वीमा कैटफेसिस की बात करो तो वीमा कैटफेसिस ने किसके बारे में बताया था? हमारे जो बोल सकते कि जो शिव हैं वो हाथ में त्रिशूल है और साथ में बैल का जो स्वरूप जो उन्होंने सिक्के पे बनाया था वो किसके शासन में हुआ था? हमारे बीमा कैटफेसिस के टाइम पे। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, द आर्ट ऑफ गांधार स्टाइल फ्लरिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ गांधार शैली की कला किसके शासन काल में फली फूली? ये मैंने पहले बताया था बहुत अच्छे से। तो सब लोग क्या बता रहे हैं? कुषण एम्पायर के टाइम पे या कुषण काल में, क्योंकि मैंने बताया था कि एक हम बोल सकते हैं कि एक बामियान जगह थी, मैंने इसके बारे में बताया था। बामियान में हमको क्या देखने को मिला था? बुद्ध की एक बहुत बड़ी बोल सकते हैं कि एकमात्र मोनोलिथिक स्टैचू देखने को मिली थी। उस वो जो मूर्ति थी वो किसके स्टाइल में बनी गई थी? गांधार के कला के हिसाब से बनी गई थी, गांधार आर्ट पे बनी हुई थी। और मैंने उस टाइम पे बताया था गांधार आर्ट का कौन शो मतलब उसमें किसकी रुचि थी? कनिष्क की रुचि थी। और कनिष्क किस एम्पायर को बिलोंग करता है? कुषाण को। ये चीज क्लियर हो गई? तो वो यहां से याद रखना है आपको कि इसका अगर साक्ष्य देखना है तो साक्ष्य हमको कहां पे देखते हैं? तो बामियान जो अफगानिस्तान में स्थित है वहां पर हमको बुद्ध की एक मोनोलिथिक स्टैचू देखने को मिली थी। और वो स्टैचू किसके ऊपर बनी हुई थी? किस स्टाइल में बनी हुई थी? तो गांधार आर्ट्स के ऊपर बनी हुई थी या गांधार कला के ऊपर बनी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द ग्रेट सिल्क रूट टू द इंडिया वॉज ओपन बाय भारतीय के लिए महान रेशम मार्ग किसके द्वारा खोला गया था? तो सब लोग बता रहे हैं, तो सही आंसर क्या है हमारा? कनिष्क के टाइम पे खोला गया था। ठीक है, और अगर बात करूं तो इसकी बोल सकते हो कि सबसे पहले जो आप बोल सकते हैं कि जो सिल्क रूट था या रेशम का जो मार्ग था वो चाइना के एक एम्पायर या बोल सकते हो डायनेस्टी ने बनाया था। उस डायनेस्टी का नाम क्या है? हान डायनेस्टी। ठीक है, क्या नाम है उसका? हान डायनेस्टी ने क्या करा था? जो सिल्क रूट थी उसको बनाया था। और उसको भारत में ओपन किसने किया था? भारत में किसने खोला था? तो कनिष्क ने खोला था। ठीक है, और ये कौन कौन सी कंट्रीज या कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स को जोड़ती है? यूरोप को जोड़ती है, ठीक है, सेंट्रल एशिया को जोड़ती है, और साथ में मेडिटेरियन सी के आसपास में जितनी भी कंट्रीज है उसको हमारे रेशम मार्ग जो है वो जोड़ती है। ठीक है, यूरोप को जोड़ती है, मध्य एशिया जो है उसको जोड़ती है, और मेडिटेरियन की देश जो है मेडिटेरियन सी जो है उसके आसपास में जो कंट्रीज है उनको जोड़ती है। ठीक है, कौन जोड़ता है? हमारा सिल्क रूट जोड़ता है, रेशम मार्ग जोड़ता है, जो चाइना होते हुए स्टार्ट होता है, फिर हमारे मध्य एशिया में आता है और उसकी तरफ हमारे यूरोप की तरफ बढ़ता चला जाता है। ठीक है, जैसे हम उसमें देख सकते हो अगर आपको देखना हो वहां से तो।
क्लियर है सबको? तो अगर हम चाइना की बात करें कि सिल्क रूट है या बोल सकते हैं कि रेशम मार्ग है, वो किस डायनेस्टी ने शुरू करा था चाइना में? हान डायनेस्टी में। और यहाँ पे अगर इंडिया की बात करो या भारत की बात करो तो भारत में उसका दरवाजा किसने खोला था? कनिष्क ने खोला था, या कनिष्क ने उसको बोल सकते हैं कि कनिष्क ने इंडिया के थ्रू उसको पास करवाया था। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग टैक्स फ्री विलेजेस टू ब्राह्मण एंड द बुद्धिस्ट मॉन्क, या किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों या बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्ति गांव देने की प्रथम प्रथा शुरू की थी? ठीक है, तो किसके काल पे हुआ था? सब लोग ये बता रहे हैं, तो किसके टाइम पे स्टार्ट हुआ था? सातवाहनास के टाइम पे शुरू हुआ था। ठीक है, और किसने स्टार्ट किया था? कौन थे हमारे पहले प्रथम रूलर जो कि जिन्होंने बोल सकते हो कि इस प्रथा को शुरू की थी? श्री सतकर्णा प्रथम। ठीक है, श्री सतकर्णा प्रथम ने इस प्रथा को शुरू किया था, जो कि बोल सकते किस एम्पायर को, किसको बिलोंग करते थे? तो सतवाहन को बिलोंग करते थे। ठीक है, तो प्रथम के बारे में पूछ रहे किसने स्टार्ट किया था, तो श्री सतकर्णा प्रथम, याद रखना। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, who started the Shak era which is still used by the government of India? शाक युग, जो कि मतलब 78 ईसीवी की शुरुआत किसने की, जो कि अभी भारत सरकार द्वारा उपयोग की जाती है? अगर आप शुक युग की बात करोगे तो मतलब एक तरीके का कैलेंडर जो कि क्या करा था? इंडिया ने 1957 में अडॉप्ट किया था। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हमारा इंडियन नेशनल कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? इंडियन नेशनल कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत में बोल सकते हो कि भारत सरकार ने उसको इस्तेमाल कब किया था? 1957 में किया था। एक तरीके का कैलेंडर है वो, जिसको हम लोग उस टाइम पे क्या बोलते थे? शाक युग बोलते थे। तो वो किस टाइम पे किसने स्टार्ट किया था? तो सब लोग क्या बता रहे हैं? कनिष्क बता रहे हैं। तो कनिष्क ने उसकी क्या करी थी? स्टार्टिंग की थी। ठीक है, ये चीज याद रखना। अभी के टाइम से कैसे रिलेटेड है? ये शाक युग जो है वो इंडिया के जो गवर्नमेंट है या भारत की सरकार है 1957 में उसको कैसे अपनाया था? इंडियन नेशनल कैलेंडर के नाम से उसको अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? तो 1957, याद रखना। नेक्स्ट देखो, कलिंग के राजा खारवेल का संबंध किस किस वंश से है? द किंग ऑफ कलिंग खारवेल वॉज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी? मैंने याद रखा था खारवेल किस को बिलोंग करते थे? कलिंग के एक राजा थे, वो किस वंश को डिनोट मतलब रिलेटेड है? तो सब लोग ए आंसर बता रहे हैं। तो किस वंश से रिलेटेड है? चेदी वंश से रिलेटेड। ठीक है, और इसके साक्ष्य हमको कहां पे देखते हैं? हाथी गुम्फा जो अभिलेख है उसमें इसके साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, किस इंस्क्रिप्शन में हमको इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं? हाथी गुम्फा आपकी इंस्क्रिप्शन में हमको इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखो, हु वॉज द ऑथर ऑफ कदम्बरी अ ग्रेट रोमांटिक प्ले? एक महान रोमांटिक नाटक कदम्बरी के लेखक कौन थे? ठीक है, ये चीज तो आपको पता ही होगा क्योंकि रोमांटिक यूज हो रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बोल सकते हो कि किसने लिखी थी? वाण भट्ट ने लिखी थी। क्लियर है सबको? तो ये क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन याद रहे ना रहे, ये जरूर याद रहेगा सबको। सेकंड देखो, द्वितीय अशोक किसे कहा जाता था? हु इज कॉल्ड एज द सेकंड अशोक? सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हैं लोग। डी बता रहे हैं, कोई सी बता रहा है, कोई ए बता रहा है। तो किसको कहा जाता था? कनिष्क को कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? जैसे अशोक ने बौद्ध धर्म को फैलाया था, वैसे ही बौद्ध धर्म को फैलाने में कनिष्क का भी बहुत बड़ा हाथ था, इसलिए उसको क्या बोला जाता था? सेकंड अशोक, या बोल सकते कि द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता था। किसको जाना जाता था? कनिष्क को। नेक्स्ट देखो, कुषाण बिलोंग्स टू द टाइप ऑफ, जो कुषाण लोग थे, जो कि हम लोग कनिष्क की बात करें तो वो कुषाण वंश को बिलोंग करते थे, वो किस जनजाति को बिलोंग करते थे या किस ट्राइब से रिलेटेड थे?
तो सब लोग क्या बता रहे हैं? यूची बता रहे हैं। ठीक है, तो किस जाति से बिलोंग करते थे हमारे कुषाण लोग? यूची से, क्योंकि यूची में कितनी क्लेन थी, कितने वंश थे? 5 वंश के बारे में बताया गया है वहां पे। ठीक है, 5 वंश या कुल के बारे में बताया गया, उनमें से एक क्या थी? हमारी कुषाण थी। ये चीज क्लियर हो गया? यूची एक तरीके की ट्राइब थी, उस ट्राइब में कितने कुल या वंश के लोग आते थे? 5 वंश के, उसमें से कुषाण एक था। ठीक है, और अगर इसकी बात करूं मैं, जानत्रिका की बात करूं, तो इसको कौन से हमारे किसको बिलोंग करती थी एक जाति? महावीर स्वामी को बिलोंग करती थी। जो महावीर स्वामी की जाति का नाम देखे तो वो किस जाति को बिलोंग करते थे? जानत्रिका को बिलोंग करते थे। वैसे हमने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा था, तो गौतम बुद्ध किस वंश को बिलोंग करते थे? शाक्य वंश को बिलोंग करते थे। ठीक है, ये 3 चीज याद रखना। जानत्रिका की बात करोगे तो महावीर स्वामी इस ट्राइब से बिलोंग करते थे, और अगर शाक्य की बात करो तो जो हमारे बोल सकते गौतम बुद्ध थे वो शाक्य से बिलोंग करते थे। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द हीरो ऑफ कालिदास ड्रामा मालविका अग्निमित्रम? निम्नलिखित में से कौन कालिदास नाटक मालविका अग्निमित्रम का नाटक था? मतलब कि हीरो के बारे में बताना है आपको, नायक कौन था मतलब। उसमें नाम में ही क्लियर है उससे कि मालविका और एक अग्निमित्र के नाम से एक बोल सकते हैं कि 2 लोग थे, जिनकी बोल सकते हो कि एक कथा के बारे में बताया गया, तो उनमें हीरो कौन होगा? अग्निमित्र ही हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कामवुड वंश का संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ काम डायनेस्टी? तो सब लोग क्या बता रहे हैं? वासुदेव बता रहे हैं। तो सही आंसर क्या है हमारा? वासुदेव है। तो वासुदेव एक तरीके के क्या थे? मंत्री थे। किसके मंत्री थे? किसके मंत्री थे? देवभूति के आपके मंत्री थे। देवभूति कौन थे? शुंग वंश के आखिरी वंशक थे। ठीक है, उनके मंत्री कौन थे? हमारे वासुदेव। और वासुदेव ने उनको मार के क्या करा था? कांव डायनेस्टी की क्या की थी? नींव रखी थी, या कांव डायनेस्टी को फाउंड करा था, या उनको संस्थापक किया था। ये चीज क्लियर हो गई? अगर कांव डायनेस्टी की बात करो तो कांव डायनेस्टी के बोल सकते हैं संस्थापक या फाउंडर कौन थे? हमारे वासुदेव थे। वासुदेव बोल सकते हैं कि एक तरीके के मंत्री थे, किसके? देवभूति के। देवभूति कौन थे? हमारे सुंग वंश के आखिरी वंशक थे। ठीक है, उनको मार के उन्होंने गद्दी ली, और गद्दी लेके इसके बाद उन्होंने किसको फाउंड करा? किस डायनेस्टी को फाउंड करा? काव डायनेस्टी को। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, हु बुद्धिस्ट मॉन्क कन्वर्टेड मिलिंद और मिलिंदर टू बुद्धिज्म? इसके बारे में भी हमने पढ़ा था पहले, क्वेश्चनों में कवर किया है। किस बौद्ध भिक्षु ने मिलिंद या मिलिंदर को बुद्ध धर्म में परिवर्तित किया था? तो सब लोग आंसर देना शुरू कर दिए। तो हमारा सही आंसर क्या है? नागसेन। ठीक है, इसके बारे में मैंने बताया था कि अगर बोल सकते हैं एक तरीके का साक्ष्य है, जो कि मिलिंद पानु मैंने एक बुक बताई, जो कि मिलिंद पानु में एक तरीके से कन्वर्सेशन देके रखा है, किसके बीच में? मिलिंद के बीच में, और बोल सकते हैं हमारे नागसेन के बीच में, कि उसमें बताया गया कि अगर मैं बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाता तो बोल सकते हो क्या मेरे को फायदा होगा, या क्या क्या ऐसे सिद्धांत है कि जो कि मेरे को ऐसे नहीं मिल रहे पर बुद्धिज्म में फॉलो करने के बाद मुझको मिल जाएंगे। तो एक तरीके से क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में एक बुक है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिलिंद पानु, जो कि किसके बीच का कन्वर्सेशन है? नागसेन के बीच में और मिलिंद के बीच में। ठीक है, तो इसका याद रखना। और वो किसने लिखी है? मिलिंद ने लिखी है। मिलिंद या मिलिंदर दोनों के नाम से उनको बोला जाता था। जो कि किस तरीके का राजा था? एंडो ग्रीक या एंडो यूनानी तरीके का हमारे राजा थे। क्लियर है सबको? तो नेक्स्ट देखो, दीज रूलर्स कंसिडर देमसेल्फ गॉड लाइक एंड अडॉप्टेड द टाइटल देवपुत्र और द सन ऑफ गॉड। इन शासकों ने स्वयं को ईश्वर तुल्य मानकर देवपुत्र या की उपाधि धारण की, जो भगवान का पुत्र है। मतलब किसने अपने आप को देवपुत्र बुलाया था या भगवान के बेटे बुलाया था? अभी पढ़ा है हम लोगों ने।
ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या है? कुषाण वंश के लोगों ने अपने आप को क्या बुलाया था? देवपुत्र बुलाया था, या बोल सकते हैं कि भगवान के पुत्रों के हिसाब से बुलाया गया था, इसलिए उन्होंने क्या टाइटल लिया था अपने आप को? देवपुत्र लिया था। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस आर यूज्ड बाय शाक टू केम टू इंडिया? शाक द्वारा भारत आने के लिए निम्नलिखित में से किस किस दर्रे का उपयोग किया गया था? अब यहाँ पे मिक्स्ड आंसर आ रहा है, कोई ए बता रहा है, कोई बी बता रहा है। तो किस दर्रे का इस्तेमाल किया गया था? बोलन पास का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो ए आंसर जो फर्स्ट है वो सही आंसर। ठीक है, शाक के द्वारा भारत में आने के लिए निम्नलिखित में से किस दर्रे का उपयोग या किस पास का इस्तेमाल किया गया था? तो बोलन पास का या बोलन दर्रे का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, किस में आने के लिए? भारत की तरफ आने के लिए। नेक्स्ट हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, कथा सत सती या सत्तासाई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? गाथा सप्त सती या सत्तासाई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ज्यादातर लोग हमारे क्या बता रहे हैं? एक आंसर बता रहे हैं, हाल सतवाहन के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, हल और सतवाहन के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, क्लियर है ये सेशन? तो इसी के साथ हमने हमारा जो मौर्य उत्तर काल था या पोस्ट मौर्यन पीरियड था वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, थैंक यू।